आज रिवीजन करना है। ऐसे पहले लेक्चर नंबर डाल लीजिए। आज है लेक्चर नंबर 15। लेक्चर नंबर डाल लीजिए, पहले 15 है, ठीक है। उससे पहले रिवीजन करा देते हैं। देखिएगा, ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, ठीक है ना। समझते हैं हम एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या होता है। देखिएगा, जब भी आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट में जाइएगा, यहाँ देखिए गौर से, कहाँ पर देखना है, जेड इफेक्टिव वाला ऑर्डर पे चलिए। यहाँ देखिए, देखिए इधर, जैसे आप लेफ्ट से राइट में जाएंगे, देखिए जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है, दिख रहा है ना। लेफ्ट से राइट में जब आप जा रहे हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। जेड इफेक्टिव बढ़ना मतलब समझ गया ना, क्या होता है बोलो। पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूक्लियस में के अंदर, जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा अपने तरफ, तो एटम का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव उतना छोटा एटम, समझ गए ना, ठीक है। तो यहाँ भी वही लिखा हुआ है। तो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज। क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। लेफ्ट से राइट जब आप जाते हैं जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, छोटा हो जाएगा। उसके बाद हम आपको क्या बताए थे, जब भी हम टॉप से बॉटम आते हैं, जब भी हम ऊपर से नीचे आते हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाता है, समझ गए ना। नंबर ऑफ सेल्स इंक्लूड होते जाता है। जब सेल बढ़ता जाएगा तो एटॉमिक रेडियस ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। तो ये समझ में आपको आ जाएगा आसानी से, लेकिन इसमें दिक्कत होगा। लेकिन अब क्लियर हो गया होगा। अब हुआ क्लियर क्या, बताइए। यस सर। हुआ ना स्नेहा, ये क्लियर हुआ। आपका माइक काम नहीं कर रहा है। चलिए ठीक है ना। हाँ बताइए। टी एरो बी दिए हुए हैं, क्या यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं, टी के बाद एरो उसका बी। अच्छा, टॉप टू बॉटम, इसको लिख लीजिए। अगर ये भूल जाते हैं तो लिख लीजिए, टॉप लाइन मतलब टू बॉटम, लिख लीजिए। सब आदमी लिख लीजिए कॉपी में, टॉप टू बॉटम, ठीक है ना। टी मतलब टॉप, बी मतलब बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम, ठीक है। ये हो गया, और कुछ दिक्कत तो नहीं होगा। अगर आप लोग भूल जाइएगा ना तो लेक्चर रिपीट कर लीजिएगा, समझे। लेक्चर हम पूरा अपलोड करके अभी ओपन कर दिए हैं, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद हम आपको दो चीज़ बताए थे। देखिएगा, ग्रुप 13 में हम आपको बताए थे, यहाँ देखिएगा गौर से, ग्रुप 13 में देखिए, ये है ग्रुप 13 में क्या होता है, देखिए बैंगन, आलू, गाजर। तो देखिए एल्यूमिनियम और गैलियम, एल्यूमिनियम गैलियम, एल्यूमिनियम के बाद क्या आता है, बता, गैलियम आता है, ठीक है सर। एल्यूमिनियम के बाद क्या आता है, गैलियम। लेकिन यहाँ देखिए एल्यूमिनियम के जस्ट बाद गैलियम नहीं आया, समझ गया ना। इसके बीच में आ गया डी ब्लॉक एलिमेंट, मतलब ट्रांजिशन वाला एलिमेंट आ गया, ठीक है ना। और डी ब्लॉक का क्या होता है, पुअर सिलिंग होता है। ये हम बताए थे ना, डी और एफ का पुअर सिलिंग होता है। तो बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट आ गया, समझ गया ना। ट्रांजिशन एलिमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उस जगह को छेक लिया, डी ब्लॉक एलिमेंट आ गया गैलियम से पहले। तो इसलिए एल्यूमिनियम का साइज थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है, करीब करीब बराबर, ठीक है ना। क्लियर है। फिर बचा इंडियम, थैलियम। देखिए इंडियम और थैलियम, तो इंडियम के बाद देखिए, इंडियम के बाद थैलियम डायरेक्ट नहीं आया, बीच में देखिए, यहाँ बीच में लैंथेनम के बाद पूरा लैंथेनाइट सीरीज आ गया, समझ गया ना। जो कि एकदम ख़राब पुअर सिल्डिंग वाला है, एकदम ख़राब सिल्डिंग वाला है, समझ गया ना। तो इसके वजह से क्या हो गया, दोनों का साइज करीब करीब बराबर हो गया। हाँ बताइए। एक बार पीरियोडिक टेबल वाला को दिखाइएगा वो। इसी को लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। देखिए, अरे बुक है ना पास में, देखिए ना उसमें, ठीक है ना, समझ गया ना। अगर दिक्कत होगा तो बुक खोल के देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, समझ गया ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है ना। अब हम समझते हैं, ये तो बता दिए NS NP ND NF, समझ गए, दोनों का पुअर सिल्डिंग है, इस वजह से दोनों बराबर हो गया। डी इलेक्ट्रॉन का पुअर सिल्डिंग है, समझ गए।
फिर हम ये एक ऑर्डर बताए थे, ठीक है ना, याद कैसे रखिएगा, ऐसे SN, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर लॉजिक वही लिखा हुआ है, देखिए ये पूरे में लेंथेनाइट सीरीज लग गया, ये तो नॉर्मल ऑर्डर फॉलो होगा, ऊपर से नीचे जाने पे साइज इंक्रीज हुआ, लेकिन इसमें लेंथेनाइट सीरीज आ गया, समझ गए ना, यहाँ F ब्लॉक एलिमेंट आ गया लेंथेनम के बाद, तो क्या हो जाएगा, इस सबका साइज बराबर हो जाता है, लेकिन लास्ट में वो इफेक्ट खत्म हो जाता है करीब करीब, ठीक है ना। फिर हम आपको बताए थे एक ये रिजल्ट, इसमें क्या होता है, स्कूटी वकरमैन फेकोनिकुजन वाले में जेड इफेक्टिव डोमिनेट होता है, ठीक है ना, सिग्मा पर, इसलिए ये ऑर्डर है। फिर जेड इफेक्टिव बैलेंस कर देता है सिग्मा को, इसलिए बराबर हो गया। इसमें सिग्मा डोमिनेट हो जाता है, रिपल्सन डोमिनेट कर जाता है, समझ गए, तो साइज कम हो जाता है। हुआ, देखिए इधर साइज इसका कम गया कॉपर का, इधर कुछ और था, समझ गया ना, इधर ऑर्डर नॉर्मल चला, यहाँ पे बीच में थोड़ा सा बराबर हो गया, अब उधर गड़बड़ा गया पूरा। आगे बढ़े क्या, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। यहीं से नीचे से चालू करेगी, पेज का छोड़िएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी, अरे पेन का नहीं चल रहा, पेन भी पगला गया क्या गर्मी से। गर्मी में तो और इंक चलना चाहिए, तो बढ़िया से चलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, चलिए पहले इसका हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम समझते हैं आखिर ये होता क्या है। देखिएगा डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कल आप लोग का नहीं, कल मेरा एग्जाम है, कल आप लोग का क्लास हम ले लेंगे, पूरा लेंगे क्लास, ठीक है ना। एग्जाम 12 बजे खत्म हो जाएगा, उसके बाद शाम से आप लोग का क्लास पूरा ले लेंगे कल, ठीक है ना। आज नहीं लेंगे, आज छुट्टी रहेगा आज पूरा, इसके बाद सर। सर अरे बोलिए ना, क्या शाम में 3 से 5 कोचिंग रहते हैं। अच्छा आ जाइएगा, उसके बाद लेंगे क्लास, बायो का ले लेंगे। चलिए लिखते चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। चलिए समझते हैं ये क्या होता है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब होता अकेला, सिंगल, ठीक है ना, गैसियस एटम, ठीक है, नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। ये क्या होता है समझाते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। इसी का दूसरा नाम क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। और ये एक इंडोथर्मिक होता है प्रोसेस, कैसा बताइए, इंडोथर्मिक प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है बता, इंडोथर्मिक, ठीक है ना। इंडोथर्मिक मतलब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, कैसे अभी समझाते हैं, पहले यहाँ तक लिखिए।
हो गया, लिख लिए, लिखिए आराम से लिखिए। अभी हम समझाए कुछ नहीं, अभी बस लिखवाए हैं। चलिए अब समझते हैं हम लोग ये क्या लिख दिए। लिख लिए ना, कॉपी हो गया। चलिए अब समझिएगा, नहीं हुआ कॉपी तो बता दीजिएगा, ठीक है। देखिएगा आपके सामने है सोडियम एटम, ये सोडियम, सोडियम, ठीक है ना, सोडियम, सोडियम, ठीक है। ये मान लेते हैं सोडियम एटम है, ठीक है, सब साथ में है, ठीक है, कुछ इस टाइप से है, मान लीजिए सोडियम है, ठीक है। सोडियम मान लेते हैं कि ये सॉलिड फॉर्म में है, किस फॉर्म में बताइए, सॉलिड फॉर्म में है। तो सबसे पहले ना आपको सोडियम को गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बताइए, सोडियम को गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो एनर्जी देना पड़ता है उसका नाम है सब्लिमेशन एनर्जी। कौन सा एनर्जी बोलो, सब्लिमेशन एनर्जी। इससे क्या होगा बता, ये जो सॉलिड है वो क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो ये जो सोडियम है ये क्या चीज में कन्वर्ट हो गया बता, गैसियस सोडियम में कन्वर्ट हो गया, समझ गया ना, गैसियस में, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन याद है ना, 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। अच्छा देखिएगा अब क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी समझते हैं हम लोग। देखिए ये हो गया पहला सेल, ठीक है ना, पहला सेल। पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बता, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। फिर ये मान ले दूसरा सेल है, दूसरा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बता, 6 तो 8 इलेक्ट्रॉन, 8 बना दे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखिए ये है सबसे बाहर वाला सेल, आउटर मोस्ट सेल, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, थर्ड सेल में बता, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको निकालने के लिए जो एनर्जी दिया जाएगा, किसको, सोडियम गैस का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसको निकालने के लिए जो एनर्जी दिया जाएगा, इसको रिमूव करने के लिए, रिमूव मतलब एरो ऐसे लगा दिए, जो एनर्जी दिया जाएगा उसी एनर्जी का नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। इसी का नाम क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। हम क्या बोले, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको जो निकालने के लिए एनर्जी दिया जाएगा इसी का नाम क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब देखिए इधर, अब पढ़िए डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। देखिए ये अकेला है सोडियम, ठीक है, आइसोलेटेड है, गैसियस एटम है। तो इसमें से आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दिया जाता है उसी को आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। फिर पढ़ लीजिए, amount of energy required to remove an electron from outermost shell of an isolated gaseous atom known as ionization energy या IP, ionization potential। और ये इंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब इसमें हीट देना पड़ता है, समझ गया ना, हीट क्या करना पड़ रहा है बोलो, देना पड़ रहा है, समझ गया ना। सर वहाँ डिफिनीशन में आइसोलेटेड के बाद ब्रैकेट में सिंगल लिखा हुआ है। हाँ आइसोलेटेड मतलब सिंगल, देखिए सोडियम सिंगल है एक, आइसोलेटेड मतलब सिंगल, अकेला, लोनली, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट है, अब यूनिट क्या होगा बताइए, यूनिट क्या होगा आयोनाइजेशन एनर्जी का, सिंपली होगा किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है, ये तीनों यूनिट है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए सब लोग, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। केजी पर मोल है ना सर, क्या, पहला यूनिट केजी पर मोल है ना, हाँ किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, केजी थोड़ी।
यस सर, लिख लिया आगे। हो गया, लिख लिए ना, लिख लिए। अब देखिएगा, अब नेक्स्ट है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। एज पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज, देखिएगा जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, देखिए जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, याद आ रहा है कल हम कुछ बताए थे, जेड इफेक्टिव ऑल्सो इंक्रीजेज। ये स्टेटमेंट याद है क्या आप लोग को? जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा था, एटम का साइज छोटा हो जा रहा था। याद है कल ये क्वेश्चन करवाए थे? देखिए इधर कहाँ करवाए थे क्वेश्चन, हाँ यहाँ देखिए, देखिए इधर देखिए, मैग्नीशियम है Mg2+ है, देखिए पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ गया, ठीक है ना, समझ गए? तो वही लिखवा रहे हैं। एज पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज जेड इफेक्टिव ऑल्सो इंक्रीजेज, तो साइज क्या हो जाएगा? कम जाएगा। ये हम पीछे बताए थे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है वो समझिए। सो ये पीछे बताए थे, ठीक है ना। सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज स्ट्रांगली, इसका मतलब क्या बताइए? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है स्ट्रांगली मतलब अच्छे तरीके से कहाँ चला जाएगा बताइए? अट्रैक्टेड टुवार्ड्स न्यूक्लियस। किधर चला जाएगा बता? न्यूक्लियस के तरफ चला जाएगा, टुवार्ड्स न्यूक्लियस। एंड मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन, राइट, ठीक है ना। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर आपको निकालना है तो ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। मतलब थोड़ा समझिए, देखिए जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो गया, ये तो हम आपको कल बता दिए थे। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा जेड इफेक्टिव बढ़ गया। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा उसको पॉजिटिव चार्ज अपने तरफ खींच लेगा, एटम का साइज कम हुआ था कल, ये भी बता दिए थे। अट्रैक्टेड टू आर न्यूक्लियस। अच्छा एगो बात बताइए, मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ जोर से खींच लेगा तो बताइए क्या आप वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? नहीं निकाल पाइएगा, समझ गया ना। एंड मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन, समझ गया। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, देखिएगा इधर मान लीजिए M एक मेटल है, ठीक है ना। अब इसमें से आप इलेक्ट्रॉन माइनस ई लिखा हुआ है, मतलब समझ रहे ना, इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकालना चाह रहे हैं तो M+ बनेगा। अरे E- मतलब इलेक्ट्रॉन और माइनस का साइन आगे लग गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या देना पड़ेगा बताइए? आयोनाइजेशन एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसी का नाम दे देते हैं आयनाइजेशन एनर्जी 1, ठीक है। क्या नाम दे दिया बताइए? आयनाइजेशन एनर्जी 1, ठीक है। तो क्या बन गया बोलो? M+ बन गया। अब मान लेते हैं कि M+ आ गया, ठीक है ना। तो अब आपको एक और इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं निकालना है, क्या करना? -1 इलेक्ट्रॉन, तो M+2 चार्ज बनेगा, राइट। तो अब इस चीज़ के लिए क्या देना पड़ा बताइए? आयोनाइजेशन एनर्जी फिर से देना पड़ा, आयोनाइजेशन एनर्जी 2, ठीक है ना। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देना पड़ता है उसी को आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो देखिए M मेटल है तो उससे आप एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो M+ बन गया, आयोनाइजेशन एनर्जी दिए तो उसका नाम 1 दे दिए। फिर M+ बन गया, एक और इलेक्ट्रॉन आप निकालना चाहे तो M+2 बना, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 पड़ा। और देखिए अगर और आप निकालना चाहते हैं एक इलेक्ट्रॉन तो क्या देना पड़ेगा बताइए? आयोनाइजेशन एनर्जी 3 देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? M+3 बनेगा, राइट, ठीक है ना। तो आपको कुछ समझ में आया? देखिए इधर आयोनाइजेशन एनर्जी 1, आयोनाइजेशन एनर्जी 2, आयोनाइजेशन एनर्जी 3। अच्छा बताइए ज़्यादा एनर्जी कहाँ देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? देखिए गौर से, ये M है, एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल दिए, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या हो गया? जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो गया। मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है बताइए? इलेक्ट्रॉन को अपने पास अच्छे से खींच पा रहा है, तो यहाँ एनर्जी ज़्यादा, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो गया। और अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन हम निकालना चाह रहे हैं तो और ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो छोड़ना नहीं चाहेगा इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज अच्छे से खींच लिया है, तो आयनाइजेशन एनर्जी 2 देना पड़ेगा। फिर देखिए M+2 बना, फिर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं तो और ज़्यादा एनर्जी आपको दे के तब निकालना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन, समझ गए। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा। देखो पहले बार इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ा, समझ गया। दूसरे बार निकालिएगा तो और ज़्यादा देना पड़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी 2, और निकालना चाहिएगा और ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, समझ गया ना। तो यही ऑर्डर है, समझ गया ना।
थोड़ा और समझाने का कोशिश करें क्या? मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ना इंक्रीज होते जाता है। क्या होता है बताइए? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेज। हम ये कहना चाह रहे हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं बता? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेज। ठीक है ना? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा बढ़ता है। सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है हमेशा बढ़ रहा है। मतलब जैसे जैसे हम ये कहना चाह रहे हैं ना कि जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे क्या है बताइए, आयोनाइज करने के लिए और ज़्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी और जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ गया ना? और अच्छे से बताया क्या, फोटो बना के थोड़ा समझिएगा। जैसे देखिए, ये मान लेते हैं आपके सामने है मैग्नीशियम, और इधर हम बना देते हैं फोटो Mg+2 का। देखिएगा थोड़ा सावधानी से। अरे यार, सारा पेन पगला गया है भाई। स्क्रीन पॉज। चलो देखिएगा, मैग्नीशियम है तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा बता? 12। ठीक है, 12 बना देते हैं। तो देखिए, एक इधर पहला सेल में 2 होता है, रुक जाइए और लाने दीजिए, 2 हो गया। सेकेंड सेल में 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और इसमें 2 और होगा, लगा दिए 12। ठीक है ना? अब देखिएगा इधर Mg+2 में तो 2 इलेक्ट्रॉन हटा दे। ठीक है ना? तो मतलब 10 चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 तो अंदर में है, 10 हो गया। चलिए अब देखिएगा, आप अगर ध्यान से नोटिस कीजिएगा तो आपको कुछ समझ में आएगा। देखिएगा इधर, बताइए जेड इफेक्टिव मतलब अच्छे से इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा अंदर की तरफ? मान लेते हैं कि ये है बकरा इलेक्ट्रॉन, इधर भी किसी को मान ले क्या? इधर आप मान लीजिए, किसी को भी आप मान सकते हैं। मान लीजिए हम इसको मान लिए, ठीक है ना? मतलब इसी पे हम स्टडी कर रहे हैं, टेस्ट इलेक्ट्रॉन यही है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, बताइए इस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से कौन खींच पाएगा? बताइए कहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन अच्छे से खिंचाएगा? जेड इफेक्टिव कहाँ पे ज़्यादा होगा? देखिए यहाँ पे अंदर में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है जो कि इसको अंदर आने नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है जो कि इसको धक्का मारेगा। तो क्या होगा बताइए? जेड इफेक्टिव यहाँ पे ज़्यादा होगा। समझ गया ना? क्लियर है? जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा। जेड इफेक्टिव कैसे ज़्यादा होगा समझिए थोड़ा। देखिए ये जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है ना, कम है धक्का मारने वाला, तो ये अच्छे से खींच पाएगा, तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा। और इसमें क्या, अंदर में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है जो इसको धक्का मारेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको अच्छे से खींच नहीं पाएगा, तो जेड इफेक्टिव कम। ठीक है ना? क्लियर है? जब अच्छे से खींच ही नहीं पाया तो इसका साइज क्या होगा बताइए? साइज इसका बड़ा रहेगा, लार्ज। इसका साइज क्या होगा बताइए? स्मॉल होगा, छोटा रहेगा। ठीक है ना जी? इसको अच्छे से खींच लिया तो साइज छोटा हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फोटो बना दिए, अब थोड़ा बहुत तो आ ही गया होगा। चलिए अब देखिए, इलेक्ट्रॉन निकालना कहाँ से मुश्किल है बताइए? इलेक्ट्रॉन अब आपको बताना है कि आयोनाइज करना कहाँ से मुश्किल है। मतलब Mg+2 से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है या Mg से? बताइए। देखिए Mg+2 से निकालना मुश्किल है। क्यों है हम बताते हैं। देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ बहुत अच्छे से खींच लिया। समझ गया ना? बहुत अच्छे से खींच लिया। अभी इसको निकलने नहीं देना चाहता, लेकिन ये अच्छे से खींच नहीं पा रहा है। जब खींच नहीं पा रहा है तो इसको अगर थोड़ा एनर्जी देंगे बाहर निकल जाएगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देना होगा तब ये बाहर निकलेगा। समझ गया ना? ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली टू जेड इफेक्टिव। देखिए इसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा है तो इसको आयोनाइज करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, लेकिन इसका जेड इफेक्टिव कम है तो आयोनाइज करने के लिए कम एनर्जी देना पड़ेगा। राइट? यस सर। ठीक है ना?
तो वही तो ऑर्डर हम ऊपर में लिखे हैं, देखिए इधर M से M+ है, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी 1 दी है, फिर M+M+2 है, तो कहाँ पे ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा? आयनाइजेशन एनर्जी 2 ज़्यादा लगेगा, समझ गया ना, ठीक है ना, मतलब दोबारा जब M+ में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो और ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, समझ गया। अब M+2 में से अगर निकालेंगे तो और ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, समझ गया ना, ठीक है ना। ये हम आपको समझा भी दिए और फोटो के थ्रू बता भी दिए, समझ गया ना, आना चाहिए अब समझ में। हो गया सर? हो गया, लिख लिए, स्नेहा लिख लिए तो थंब इम्प्रेशन कर दीजिए। हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है, ये हुआ आपका बेसिक। अब नेक्स्ट टॉपिक है इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, देखिएगा। इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी का इनकरेक्ट ऑर्डर आपको बताना है। देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 है Al+3 और Al+2, ठीक है ना, उसका ऑर्डर कुछ ऐसा है। सेकंड है नियॉन Na+2, थर्ड है सोडियम Na+, फोर्थ है Mg+2 Mg, ठीक है ना। आपसे क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब इसमें से गलत कौन है। देखिए आप ध्यान से समझिए, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो उसको आयोनाइज करना मुश्किल है, समझ गया ना, मतलब उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा, जेड इफेक्टिव उतना ज़्यादा, और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल। तो देखिए Mg+2 का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा ऑब्वियसली Mg से, तो ये तो सही है। देखिए सोडियम प्लस का ज़्यादा होगा सोडियम से, देखिए इधर एल्यूमिनियम+3 का ज़्यादा होगा ऑब्वियसली +2 से, लेकिन नियॉन का ज़्यादा नहीं होगा, समझ गया। तो ये ऑप्शन सही है, मतलब ये ऑप्शन गलत है, तो ये आंसर सही आ गया, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट गलत है सेकेंड वाला, तो इनकरेक्ट ही तो पूछ रहा है, तो सेकेंड आंसर सही, ठीक है। हो गया सर? हो गया ना, डन। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। देखिएगा, हेडिंग डालिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी किस किस फैक्टर से अफेक्ट हो रहा है वो आपको हम बताते हैं। देखिए, पहला, आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। क्या बताइए? आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड इफेक्टिव का, मतलब आप समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, जेड इफेक्टिव बढ़ना मतलब जेड इफेक्टिव कब बढ़ेगा? बोलो, जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। अब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो उसको आयोनाइज करना बड़ा मुश्किल है, समझ गया ना, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। सेकेंड है आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो जेड इफेक्टिव बढ़ गया, मुश्किल है। तो पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वहाँ से ऑब्वियसली निकालना तो कितना मुश्किल हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आ गया मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ा, निकालना मुश्किल है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज का ये डायरेक्टली है, तो निगेटिव का क्या होगा बताइए? इन्वर्सली ही होगा, ठीक है ना। चौथा है आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है ना, इन्वर्सली होता है नंबर ऑफ सेल्स का, नंबर ऑफ सेल्स का इन्वर्सली होता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ सेल्स का क्या होता है बता? इन्वर्सली, ठीक है ना। मतलब जितना ज़्यादा सेल होगा उतना कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, समझ गया ना। अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा
तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा। मान लीजिए बड़ा साइज का एटम है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आउटर मोस्ट से क्या है, बहुत आसान है, समझ गया ना। मतलब बड़ा सा सेल है तो उसमें से आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या बहुत आसान है। चलिए अब थर्ड वाले का लॉजिक हम आपको देते हैं, ठीक है ना। थर्ड वाले का ये जो लिखे इसका रीजन अब हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। देखिएगा, रीजन देने से पहले हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, देखिएगा गौर से। पहले लिखी दे क्या, एज निगेटिव चार्ज इंक्रीजेज, जैसे निगेटिव चार्ज बढ़ा क्या होगा बताइए, निगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या है बताइए, साइज ऑफ एटम ऑल्सो इंक्रीजेज। अरे पॉजिटिव चार्ज आने से एटम का साइज छोटा हो जा रहा था, तो निगेटिव चार्ज आने से क्या होगा, एटम का साइज बड़ा हो जाएगा, ऑल्सो इंक्रीजेज, राइट। मतलब हम ये कहना चाह रहे, जैसे मान ले ये है न्यूक्लियस, ठीक है ना, ये मान ले किसी का एटम है, जैसे मान ले सल्फर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है ना, तो ये ओरिजिनल कंडीशन है, ठीक है ना, ये ओरिजिनल कंडीशन है, ये ओरिजिनल कंडीशन है, राइट। अब क्या होगा देखिएगा, अब जैसे क्या बढ़ा बता, निगेटिव चार्ज आया, ये सल्फर का ओरिजिनल कंडीशन है, ठीक है ना। अब हम क्या करें, इस पर ये सल्फर था, ये सल्फर का ओरिजिनल कंडीशन है। अब हम क्या किए, निगेटिव चार्ज मान ले 2 डाल दिए, तब क्या होगा बता, एटम का साइज इंक्रीज होगा। आगे एक सेकेंड रुकिए, फिर से छोटा हो गया स्क्रीन, रुकिए तो रिफ्रेश करने दीजिए। देखे तो आवाज़ तो जा ही रहा होगा। अभी भी छोटा ही स्क्रीन है ना, रुकिए एक सेकेंड, आवाज़ तो आ ही रहा होगा, रुक जाइए, थोड़ा देर में अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, 2-3 मिनट में हम ठीक कर देंगे, तब तक आप लिखते रहिए। चलिए देखिए, ठीक है ना, वो फ़ोन गर्म हो गया है, समझ गया ना, इस वजह से दिक्कत हो रहा है। देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन है, समझ गया ना। देखिए एटम का साइज छोटा था, छोटा से बड़ा हो गया, छोटा से साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, एज निगेटिव चार्ज इंक्रीजेज, जैसे निगेटिव चार्ज बढ़ा, S से S-2 हुआ, साइज ऑफ एटम ऑल्सो इंक्रीजेज, देखिए एटम का साइज बढ़ गया। तो अब क्या होगा बताइए, सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बिकम फार फ्रॉम न्यूक्लियस, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फार फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है ना, न्यूक्लियस से काफ़ी दूर हो गया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, देखिए न्यूक्लियस से दूर हो गया, ये यहाँ पे चला गया, समझ गया ना, न्यूक्लियस से दूर हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया बता, न्यूक्लियस से दूर हो गया। अब न्यूक्लियस से दूर हो गया तो बताइए, सो लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन। तो अब बताइए, अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर आप निकालना चाहते हैं तो क्या होगा बताइए, एकदम कम एनर्जी दीजिएगा, बाहर निकल जाएगा। तो वही तो लिखा हुआ है कि जैसे जैसे क्या होगा बताइए, निगेटिव चार्ज बढ़ेगा, जैसे जैसे निगेटिव चार्ज बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा बताइए, कम जाएगा। निगेटिव चार्ज बढ़ा, आयोनाइजेशन एनर्जी कमा। तो आयोनाइज करना इसको बड़ा आसान है, लेकिन इसको मुश्किल है क्योंकि ये छोटा साइज का है, समझ गए ना।
साइज से मैटर नहीं करता, समझ गए ना, साइज और ये दोनों अलग अलग चीज़ है। चलिए, तो ये हुआ 4 स्टेटमेंट, कॉपी मारिए इसको, मान लिए। हो गया ना कॉपी। चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट है ठीक है ना, 5वां स्टेटमेंट है आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का, समझ गया ना, मतलब जो जितना स्टेबल रहेगा उसको आयोनाइज करना उतना मुश्किल है, समझ गया ना, ठीक है ना। जैसे देखिएगा P6 किसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, याद है ना, NH2NP6 नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। अब ये तो नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है, वो भी स्टेबल वाला नोबेल गैस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है बता, बड़ा मुश्किल है, समझ गया ना, ठीक है ना, समझ गया। जैसे ये हो गया आपका 1s2 हो गया, D10 हो गया, ये सब क्या है बताइए, फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ से भी क्या है बता, इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल है। और देख, जैसे P3 हो गया, P6 होता है फुल फील्ड, P3 हाफ फील्ड हो गया, D5 हो गया, ये भी क्या है बता, हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड वाला भी स्टेबल होता है, याद है आपको, हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, राइट, ठीक है। जैसे देखिएगा S1, अब S1 वाला जो होता है ना, इसको आप हाफ फील्ड स्टेबल नहीं मानना है, नॉट हाफ फील्ड स्टेबल, ठीक है ना, S1 को हाफ फील्ड नहीं मान लेना है, समझ गया ना। अगर आपसे कोई बोलेगा कि स्टेबिलिटी ऑर्डर बता, ठीक है ना, अगर आप पूछिएगा कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा बताइए, तो देखिएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर पहले होगा नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज़्यादा स्टेबल, ठीक है, फिर होगा फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, मतलब नोबेल गैस तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ना, तब होगा फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, तब होगा हाफ फील्ड, ठीक है ना, कॉपी कीजिए, लिखते चलिए। ये सब आपको अच्छे से पढ़ लेना है, समझ गया ना। हो गया क्या, एक मिनट, जिस समय आप लिखवाते रहते हैं उस समय थोड़ा ब्लर रहता है स्क्रीन, जब ठीक से नहीं दिख पा रहा। अच्छा, अभी वो थोड़ा गड़बड़ था ना, इसलिए हमेशा रहता है या अभी था बस, नहीं अभी था, अभी हाँ वो अभी गड़बड़ है स्क्रीन, वो उसको बोले थे ना ठीक करना है, अभी ठीक करेंगे। क्लास एग्जिट करके जो ज्वाइन किए ना उस समय से। वो पता है, वो पहले यहाँ तक लिखे इसलिए हम जूम करके लिखे हैं। अभी हम फिर से ज्वाइन करेंगे ना तो सही हो जाएगा, वो फ़ोन गर्म हो गया है, समझ गया ना, प्रॉब्लम तो होगा थोड़ा बहुत, पता है बिना यूज किए फ़ोन गर्म हो जा रहा है गर्मी से। हम भी अभी चार्ज में लगाए थे, मैं चार्जर और फोन दोनों हीट हो गया जबकि मोबाइल चार्ज हो रहा है। बहुत दिक्कत है, समझ गया ना, मतलब समझ गया ना।
ना उसमें भी कवर लगा के तो और हीट हो जाता है। हो गया, कॉपी हो गया सबका? हो गया ना, लिख लिए। रुकिए तो फिर से हम ज्वाइन करते हैं, आप लोग आउट नहीं होइएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो तो अब सही हो गया होगा स्क्रीन, देखिए तो अब सही हुआ, अब सही हुआ क्या? हेलो हेलो हेलो। यस सर, अब सही है। हाँ अब सही है ना? हाँ सर, अब चलिए अब सही है। देखिएगा, रुक जाइए, आवाज़ तो नहीं कट रहा है ना? थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है ना? खुद से फ़ोन अपने आप को कर लेगा स्टेबल, बहुत गर्म हो गया हुआ है समझो। ठंड में दिक्कत नहीं होता है ज़्यादा, समझ गया ना? ठंड में बहुत ज़्यादा यूज हो जाता है तब गड़बड़ाता है, गर्मी में तो बहुत दिक्कत है। चलिए हाँ अब सही होगा। स्नेहा आवाज़ जा रहा है ना क्लियर? बताइएगा, आवाज़ मेरा क्लियर जा रहा है ना? आवाज़ नहीं कट रहा होगा अब? चलिए देखिएगा, हेडिंग डालिए आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर, ठीक है ना? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर, चलिए समझते हैं। आपके सामने दो एलिमेंट लिखा है, बेरिलियम बोरोन, ठीक है? अब किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, देखिएगा इधर, हीलियम 2s2 कन्फिग्रेशन, इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा बोलो? हीलियम 2s2 2p1। अच्छा एक बात बताइए, 2s2 मतलब आप समझ रहे हैं ना, एस में मैक्सिमम 2 ही भर सकते हैं, मतलब फुल्ली फिल्ड स्टेबल कन्फिग्रेशन है ये। है क्या है बता? फुल्ली फिल्ड स्टेबल कन्फिग्रेशन, समझ गया ना? ये फुल्ली फिल्ड स्टेबल कन्फिग्रेशन है। और इसमें क्या है देखिए इधर P1 है, P1 ये तो हाफ फील्ड है, या बोल दी हाफ फील्ड भी नहीं है, इसको हाफ फील्ड नहीं बोल सकते, P3 रहता तब हाफ फील्ड होता, ये पार्शियली फील्ड है, ठीक है ना? पार्शियली फील्ड मतलब P3 रहता तब तो हाफ फील्ड, ये पार्शियली फील्ड कन्फिग्रेशन है, ठीक है ना? अब पार्शियली फील्ड है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है, मतलब यहाँ से निकालना मुश्किल है, ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, समझ गया ना? लिख दे क्या ये, लिख लीजिए, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज मोर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरोन। क्यों? देखिए बिकॉज बेरिलियम इज फुल्ली फिल्ड स्टेबल configuration, so it doesn't give electron, समझ गया ना? मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज मोर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरोन। क्यों है? बिकॉज बेरिलियम इज फुल्ली फिल्ड स्टेबल कन्फिग्रेशन, सो इट डज नॉट गिव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, समझ गया? अब इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो ज़बरदस्ती ज़्यादा एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, एंड मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? क्लियर है? एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर आपको बताना है, ठीक है ना? सोडियम है, ऑक्सीजन है, ठीक है? तो किसका ज़्यादा होगा ये आपको बताना है, ठीक है ना? एक और रुक जाइए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का कीजिए, सोडियम का नहीं, ठीक है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बता, ठीक है ना? तो ये एंड मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू गिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? नाइट्रोजन ऑक्सीजन का आप चेक करना है हम लोग को, एक और क्वेश्चन करवा देते। देख नाइट्रोजन का कन्फिग्रेशन हीलियम 2s2 2p3, ठीक है ना? अच्छा ध्यान दीजिए यहाँ क्या है बोलो? हाफ फील्ड स्टेबल है, राइट? हाफ फील्ड स्टेबल,
ठीक है। अब ऑक्सीजन का कन्फिग्रेशन देख, हीलियम 2s2 2p4, अरे देख देख देख, ये पार्शियली फील्ड हो गया, हाफ फील्ड ये नहीं है, पार्शियली फील्ड है, ठीक है ना। क्या है बता, पार्शियली फील्ड, राइट, ठीक है ना। तो कौन जीता, नाइट्रोजन जीता। आप लोग एटॉमिक साइज से आंसर नहीं दीजिएगा, गलत हो जाएगा, समझ गया ना। एटॉमिक साइज से किसी भी बच्चे को आंसर नहीं देना है। अगर आप एटॉमिक साइज से आंसर दिए आयोनाइजेशन एनर्जी का, गलत हो जाएगा, समझ गया ना, गलत हो ही जाएगा, समझ गया ना, यहाँ पे गलत हो जाएगा, समझ गया। मतलब कुछ भी फालतू का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, समझ गया ना, कुछ भी अनसन कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ तक कॉपी कीजिए। फिर छठा है आयोनाइजेशन एनर्जी का ही ऑर्डर बताना है। अच्छा, आज का क्लास ना थोड़ा वो जितना पढ़ाना था पूरा लेंदी करके पढ़ा दिए हैं, समझ गए ना, थोड़ा तेजी में पढ़ाए हैं, जितना पढ़ाना था उतना हो गया। मैंने आज का क्लास खत्म नहीं नहीं, अभी थोड़ा बचा हुआ है, जितना हमको पढ़ाना था उतना हम कराए हैं, ठीक है ना। थोड़ा ज़्यादा पढ़ा दिए हैं क्योंकि अभी क्लास इनऑर्गेनिक हो गया ना। क्या इनऑर्गेनिक हो गया ना आज का? नहीं नहीं, अभी और है, थोड़ा 10 मिनट और है, लिख लीजिए यहाँ तक कॉपी कीजिए। आज दूसरा क्लास नहीं लेंगे ना, तो ये थोड़ा पढ़ा देते हैं ठीक ठाक, जो फुलफिल हो जाए। कैसे सब क्लास मिस कर देता है, क्या बताएं। चलिए देखिए, पता नहीं, देखिएगा अब इधर, ये है पॉजिटिव चार्ज, देखिए। अच्छा, ये हम पीछे बताए थे, इसका लॉजिक नहीं लिखवाए थे, अभी लिख देते हैं। देखिएगा, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, ठीक है ना, ठीक है ना। तो 4 सेल आपके सामने बन गया। अब आपको बताना है कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। देखो ये एस वाला है, देखो पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा, चौथा, sp-df, समझ गया ना। अब बताइए इलेक्ट्रॉन सेल बता दिए, अब बताइए इलेक्ट्रॉन निकालना कहाँ से मुश्किल है, ठीक है ना। एफ से मुश्किल है या ये वाला एस में से मुश्किल है, बताइए कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, बता। मतलब NS NP, ठीक है, ND NF, कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। जो पास में होगा पॉजिटिव चार्ज इसको खींच के रखेगा, समझ गया ना। एफ वाले से तो आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एफ वाला को धक्का मारने वाला बहुत रहेगा, उसको धक्का मारने वाला कोई नहीं। अच्छा देखिएगा एक चीज़, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है ये ना इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये स्टार्टिंग में हम स्टेटमेंट लिखवाए थे, कैसे होता नहीं बताए थे, बता देते हैं। देखिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पूरा गोला कर दे, क्या कर देते हैं पूरा गोला, ठीक है। ये मान लीजिए ये सब सेल है, राइट। ठीक है, क्लियर है, डन। तो ये मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा बताइए। इसको निकालने के लिए आपको एनर्जी देना ही पड़ेगा, समझ गए ना, तभी ये बाहर निकलेगा, ठीक है। इंडोथर्मिक है, इसका मतलब ये एनर्जी क्या करना पड़ रहा है, बता, देना पड़ रहा है। बिना एनर्जी दिए ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, समझ गए ना। और एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा तभी बाहर आएगा। और एनर्जी मतलब कोई भी चीज़ में ना एनर्जी निकलता भी है, एब्जॉर्ब भी होता है, तो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा देना पड़ता है, समझ गया ना। और हीट एनर्जी अगर हल्का फुल्का निकलता भी है तो कम निकलता है, समझ गए। तो ये हुआ आपका आज का बेसिक, ठीक है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी का।